वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हर चैप्टर का जो भी मैं पढ़ाऊँगा, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 देखा था, जिसमें हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर एरोमेटिसिटी, टोटोमेरिक इफेक्ट और द एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखना है। हियर इज़ द इंडेक्स। सो हियर यू कैन सी दैट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, conditions for aromaticity, anti-aromaticity, and some examples of aromatic and non-aromatic or anti-aromatic compounds. Then after we will see the homoaromaticity and tautomeric effect. So these are all the content we will see in this video lecture. So let's start. Application of resonance effect. कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम रेजोनेंस इफेक्ट का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसका किस किस फैक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, वो सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा कैसे इफेक्टिवनेस में ला सकते हैं, कैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो मोर रेजोनेंस इन द कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये पॉइंट याद करने वाली बात है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस होता है। ठीक है, और किसी भी कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल CH2 हमने ले लिया, CH2 प्लस एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ पे जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वहाँ से एक डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से प्राइमरी कार्बोकैटायन है। इसकी बात करते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन है। सो इन टर्शरी कार्बोकैटायन देयर विल बी कई फैक्टर है वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए। एक तो रेजोनेंस है, दूसरा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। जबकि यहाँ पे जाते हैं तो केवल रेजोनेंस लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस लगेगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा इसमें है, उसके बाद रेजोनेंस भी इसमें। रेजोनेंस तो समय बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे ज़्यादा नंबर है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। So tertiary carbocation is more stable than secondary, and secondary is more stable than the primary carbocation. Okay, so here is the next example. So in this case, one resonance here, okay, then two double bond here, I have three double bond, okay, three multiple bonds, and example is that benzyl cation है। ठीक है, तो ये बेंजाइल कटायन है। उसके बाद ये हम साइक्लोहेक्सिन डाई पे हम लोगों ने CH2 कार्बोकैटायन को जनरेट किया हुआ है। तो मैक्सिमम रेजोनेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे कम रेजोनेंस देखने को हमको यहाँ मिलेगा। और बीच में हमारा ये है जो कि रेजोनेंस को इन दोनों के बीच में शो करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, तो जहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। SBR का मतलब है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक, और सेकेंड केस में हमारा क्या होता है, मोर रेजोनेंस आता है। यहाँ पे इसमें भी रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, या फिर कोई पाइलेक्ट्रॉन हो या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तब वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे क्या है कि पाई बॉन्ड या जो बेंजीन रिंग है, तो प्लस चार्ज इसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे ना होके उसी कार्बन पे है जो कि उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज बन के रह जाता है। लोकलाइज्ड मतलब कि ये एक जगह पर ही रहेगा, इट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल एमंग द कार्बन प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे देखने की बात है। सेकेंड में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, एंड थर्ड वन हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी
जबकि ये बेंजीन रिंग है फिर भी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, ना कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो लोकलाइज्ड है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जा रही है। तो इस तरह से हमको देखना है कि रेजोनेंस का इफेक्ट कब कैसे कहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा देख लिया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा देख लेते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोएनायन। कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है? सो मोर रेजोनेंस इन द कार्बोएनायन देन इट विल बी मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, उससे ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने पिछले वाले कार्बोकैटायन में देखा कि ये लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज था, तो वैसे ही यहाँ पे लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फर्स्ट की, उसके बाद थर्ड की। तो ये हमारा रेजोनेंस का जो कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है रेजोनेंस के द्वारा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोएनायन है, ये प्राइमरी कार्बोएनायन है और ये हमारा टर्शियरी कार्बोएनायन है। तो कार्बोएनायन में क्या है कि वहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उसको हमें डिक्रीज़ करना है, जबकि हम यहाँ पे देखते हैं कि रेजोनेंस के द्वारा तो डिक्रीज़ हो रहा है इन दोनों में और इस तीनों में। ठीक है, रेजोनेंस डिक्रीज़ होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा उस नेगेटिव चार्ज को बढ़ा भी रहे हैं। उसके बाद टर्शरी में देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से यहाँ की जो निगेटिव चार्ज इंटेंसिटी है रेजोनेंस के अलावा भी बढ़ जा रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देखते हैं तो सेकंड की हम सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो कि प्राइमरी है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी की होगी, उसके बाद प्राइमरी की होगी। क्योंकि प्राइमरी के पास ही हमारा सबसे कम नेगेटिव चार्ज है जो कि उसको स्टेबलाइज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा, वो कार्बोएनायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो प्राइमरी का जो कार्बोएनायन है वो मोस्ट स्टेबल होगा और टर्शरी का जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी सेम है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। ये सब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया है, जबकि हमको यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि ये लोकलाइज्ड है। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में हमको ऑर्डर निकालना है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। इस तरह से हमारा ऑर्डर यहाँ पे सेकेंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। ओके, बेंजाइल फ्री रेडिकल है, उसके बाद सो यू कैन सी दैट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। उसके बाद सेकेंडरी में बनेगा तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेबल होगा, उसके बाद प्राइमरी। इन तीनों में ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक, चलिए अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। मोर रेजोनेंस इन द कार्बोकैटायन, क्योंकि हैलाइड है तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बनना ही बनना है। तो कार्बोकैटायन की जो रेजोनेंस होगा, तो उसमें जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे उस कार्बोकैटायन में, देन करस्पॉन्डिंग हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो कार्बोकैटायन जो जनरेट हुआ है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज हो जा रहा है, किसके द्वारा? हमारे रेजोनेंस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन है, यहाँ पे एक और लिया है, 3 एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। यहाँ से जब क्लोरीन निकलता है तो CH2+ यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहाँ पर निकलेगा तो कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे देखते हैं तो क्लोरीन जैसे बाहर निकलेगा तो कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। इंडक्टिव इफेक्ट ये भी स्टेबल होगा, उसके बाद ये लोकलाइज्ड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लीस्ट स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, ओनली 33% है, इसलिए वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम वहाँ पे हैलाइड की रिएक्टिविटी को भी देख लेते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।
इसका एग्जांपल देखते हैं पहले हम। यहाँ पे देखना है कि कौन सा चार्ज किस एटम के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे ही ये उठ के यहाँ पे जाता है तो कार्बन के ऊपर हमारा आता है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है, ये CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा उस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। सो मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 कार्बन एटम, सो इट विल बी मोर रिएक्टिव। वही अगर यहाँ पे देखते हैं लेस पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन एटम, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये प्लस R से जाएगा तो ये प्लस चार्ज उसको डिक्रीज कर दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखा जाए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं तो प्लस R इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, प्लस R प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है, यहाँ पे प्लस R और प्लस R लग रहा है, ठीक है। तो मिनिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, मिनिमम रिएक्टिव होगा और मैक्सिमम स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी कम है और रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच देयर इज सेम चार्ज ऑन सेम एटम इज नोन एज द इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे। फॉर्मिक एसिड को वहाँ पे निकाल के फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मेट का जब हम रेजोनेंस देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देता है। तो ओवरऑल देखते हैं तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। सो नाउ हियर वी कैन से दैट दीज आर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें भी ऑक्सीजन एटम पे है, यहाँ भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर है। तो सेम चार्ज ऑन सेम एटम, देन इट विल से दैट it will be said as the equal resonating structure. Okay, so next is the unequal resonating structure. What is it? A resonating structure in which there is same charge on different atom or different charge on the same atom or different charge on different atom। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसको बोलते हैं अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यही नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो हियर इट इज़ अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है डिफरेंट एटम पे आ रहा है। पहले ऑक्सीजन पे था, अब कार्बन पे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव चार्ज अभी कार्बन के ऊपर था, लेकिन जैसे रेजोनेंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अब पॉजिटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। नोट पॉइंट है, व्हाट इज़ इट? Equal resonating structure are more stable than the unequal resonating structure। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस मॉलिक्यूल में बनेंगे उस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी अनइक्वल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है हमारा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ बाय रेजोनेंस। ओके, सो फर्स्ट ईयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट, and it is also the inversely proportional to the plus R and plus I effect, ठीक है। चलिए वहाँ पे एसिडिक जहाँ पे माइनस R इफेक्ट लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे, या माइनस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वहाँ पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन द फिनॉल्स। वाई? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा फिनॉल है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, H+ आयन निकाल के यहाँ पे तक कार्बोक्सिलेट बन जाता है और ये एक दूसरे के इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एनायन आर मोर स्टेबल, हेंस दैट इज मोर एसिडिक। यहाँ पे फिनॉल की बात करते हैं तो फेनॉक्साइड आयन बनता है, और जैसे ही फेनॉक्साइड आयन बनता है ये नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस द 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो इट इज़ लेस स्टेबल एनायन। एनायन लेस स्टेबल है, इट मीन्स इट इज़ लेस एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड में एनायन ज़्यादा स्टेबल है, सो इट इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे भी एसिडिटी और बेसिसिटी का जो प्रिंसिपल है वो सीधे सीधे उसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं या कॉन्जुगेट एसिड बनते हैं उनके
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनको स्टेबलाइज करते हैं। जो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द फिनॉल आर मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल्स। क्यों, वाई? फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, सो इट इज़ मोर स्टेबल, whereas in alcohol, that is aliphatic alcohol, when it is H plus ion will given to the any substrate, so it will form the alkoxide. What is alkoxide? There is no resonance stabilize, it will only stabilize by the inductive effect, but during when you put here R, alkyl group, so it will increase the negative charge on oxygen, so ultimately it will unstabilize. Okay, because negative charge is not going to be dispersed or distributed amongst the carbon or amongst the chain of the alkyl group, but in opposite of that it will increases the negative charge on oxygen, so it is going to be less stable. Okay, that's why the phenol is more acidic than the alcohols. This is the reason why phenols are more acidic than the alcohol. Okay, so next is the basic strength. What is it? If there is more resonance of lone pair or negative charge, then it will be more stable, means less basic. मतलब क्या हुआ, अगर रेजोनेंस में किसी भी ग्रुप का लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के द्वारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो उतना ज़्यादा फ्री नहीं होगा किसी को डोनेट करने के लिए। जब डोनेट करने के लिए फ्री नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल लेस बेसिक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आर इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, एज वेल एज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। सो यह रिलेशन हमको याद रखना है। एंड हियर इज़ द एग्जाम्पल, बाय डूइंग दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड बेटर। सो गिव द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। फर्स्ट इज़ द एनिलीन, देन आफ्टर बेंजाइल एनिलीन हमने लिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद NHCH3 लिया हुआ है। इसमें हम लोगों को देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन जितना ज़्यादा बेसिक है। सो एनिलीन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन, एमीन का जो नाइट्रोजन है, ये सीधे सीधे हमारा इस रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। सो लोन पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इन सेकेंड एग्जाम्पल द लोन पेयर इज़ फ्री, देयर इज़ नो रेजोनेंस, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो अल्टरनेट पे ना होकर सेकेंड पोजीशन पे है। ओके, सो इट इज़ नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द रिंग, so now here it is free to donate, so it is not resonance, no resonance of lone pair, so maximum basic यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी बात करते हैं तो यहाँ का जो लोन पेयर है, यहाँ से तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और ये लोन पेयर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस विद दिस रिंग, so lone pair is stabilized by resonance and plus I effect of the CH3 group, so it is more basic than the aniline but less basic than second one benzyl aniline. Okay, benzyl amine। चलिए, तो ऑर्डर क्या बना यहाँ पे, बेसिक ऑर्डर इज सेकेंड इज मोर बेसिक, देन आफ्टर थर्ड वन एंड देन आफ्टर फर्स्ट वन। सो लाइक दिस वी विल elaborate the basic strength, we will describe the basic strength of the group. So next example is which nitrogen is maximum basic। मैक्सिमम बेसिक देखने का तरीका क्या है कि वहाँ पे उस नाइट्रोजन एटम पे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इट मीन्स इफ दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट लोन पेयर इज हाउ मच फ्री टू डोनेट, दैट विल डिसाइड दैट मॉलिक्यूल इज हाउ मच बेसिक और हाउ मच एसिडिक। ओके, सो here is only 3 nitrogen that is already pointed out. So nitrogen 1 having the lone pair and it is directly involved to the this ring resonance. Okay, nitrogen 2 having the lone pair and it is free because there is no resonance here, and it is also the increasing the electron density at nitrogen by the inductive effect of the adjacent groups. Okay, nitrogen 3 having lone pair but that lone pair is in the resonance with this oxygen double bond, carbon oxygen double bond. So by inclusion of this example, nitrogen 2 is maximum basic due to the no resonance there। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसका लोन पेयर एकदम फ्री है डोनेट करने के लिए, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है। ओके,
Next is the reactivity of benzene. How we will decide the benzene is reactive? So characteristic reaction of benzene is electrophilic substitution reaction, ESR. So benzene ring having the high electron cloud, high pi electron cloud, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग, so that's why it is electrophilic substitution reaction is a characteristic reaction of the benzene. In benzene ring, due to more electron density, first attack will be of the electrophile. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे पहले होता है. ठीक है, एक एग्ज़ाम क्वेश्चन है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है इसके बारे में. बेंजीन शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट एडिशन रिएक्शन ऑल्दो द बेंजीन इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. वाई? हम लोगों ने देखा कि एडिशन रिएक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ पे अनसैचुरेशन होता है वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है. फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल कंपाउंड का है, तो वहाँ पे हम लोग एडिशन रिएक्शंस को देखते थे. तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे. बेंजीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि उसके पास अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं. बेंजीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दैट even though benzene is showing only the substitution reaction, not the addition reaction. Okay, so benzene is an aromatic compound. The substitution product is also aromatic, but if there is addition, then addition product will be non-aromatic compound which is less stable. मतलब क्या हुआ, बेंजीन जब एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वहाँ पे जो एरोमेटिसिटी का कंडीशंस है वो हम आगे देखेंगे. जनरली वो हकल रूल को फॉलो करता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेशन है, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है. जैसे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो वहाँ पे उसकी एरोमेटिसिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है. इसीलिए वहाँ पे बेंजीन क्या करता है, अपनी एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, ना कि एडिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल दोनों लिया हुआ है. पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज़ मोर स्टेबल. जब हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट देता है एंड इट इज़ नॉन एरोमेटिक एंड इट इज़ लेस स्टेबल. ठीक है, क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक बॉन्ड हमारा निकल के जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज के फॉर्म, देन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक देयर. सो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ विल अटैच टू द बेंजीन रिंग, बट नाउ एट दिस कंडीशन इट इज़ नॉट बेंजीन रिंग. ओके, सो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या करता है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है जो कि लेस स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. इसीलिए हमारा यहाँ पे बेंजीन क्या करता है, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ना कि एडिशन रिएक्शन. ओके, समझ में आ गया. चलिए, सो पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बनता है, टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन सी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग. इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर देन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी more, means more reactivity of benzene means more electrophilic substitution reaction. किसी भी बेंजीन रिंग में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के प्लस आर इफेक्ट से वहाँ पे हम उस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं. जहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना फास्ट होगा और वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ प्रोन हो जाएगा. ठीक, इस स्टेटमेंट का ये मतलब बनता है. तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है, रेजोनेंस इफेक्ट का, उसका देख लिया हमने. अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एरोमेटिसिटी. व्हाट इज़ इट? एरोमेटिसिटी इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द प्लेनर रिंग सिस्टम. प्लेनर रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का जो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होता है, उसी की वजह से एरोमेटिसिटी जनरेट होती है. So aromatic compound having the sweet smell and aromatic compound show the characteristic reaction electrophilic substitution reaction, जो कि बेंजीन में हम लोगों ने देख लिया, जबकि बेंजीन एक aromatic compound होता है. So benzene is the aromatic compound of for excellence. Benzene has special stability in comparison to the aliphatic conjugated trienes.
it is because due to the aromaticity. So next is the stability of the benzene can be known by its resonance और delocalization energy. तो उसकी स्टेबिलिटी को बेंजीन को रेजोनेंस या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी के द्वारा हम वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया उसको. ओके, so there is some conditions for a compound to have the aromaticity to being an aromatic compound. So what is that condition? So there is a 4 condition followed by the aromatic compounds. First one is the molecule should be cyclic. Second is molecule having the conjugation, that means the pi bonds, double bond or triple bonds present at alternate positions that have the conjugation. Okay, so molecule should be planar, that is sp2 hybridized carbon atom must be present there. Okay, so most important point is it must have to follow the Haeckel rule. What is that? Haeckel rule is 4n plus 2 pi electron, where n is 0 1 2 3 4, maybe any number. So when there will be the 4n plus 2 pi electron, then that must be the aromatic compound. So here is the 4 conditions to have the aromaticity, that molecule to be a aromatic compound. Okay, the aromatic compound or the compound or molecule will follow the above conditions, then that molecule will be aromatic. Okay, so next is the condition for the anti-aromatic compound. So what is that? That is also the same. There is difference only one point. So first point is the cyclic. Molecule must be the cyclic, must have the conjugation, and must have the planar system. So sp2 hybridized carbon atom must have to present there. And one of the different point is the 4n pi electron. जबकि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड में था वहाँ पे क्या था 4n plus 2 pi electron, जबकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक में क्या है ओनली 4n pi electron present in that molecule, where the n is equal to 1 2 3 4, it may be any integer number. Okay, so what is the stability order? Aromatic compound will be most stable, then after non-aromatic compound, and then after it is anti-aromatic compound stability. So anti-aromatic compound are less stable than the open chain counterpart. Non-aromatic may be open chain, so in that respect anti-aromatic compound is less stable than the open chain counterpart. ठीक है. Okay, so in anti-aromatic compound the pi electron delocalized in anti-bonding molecular orbital. In anti-aromatic compound the pi electron delocalized in anti-bonding molecular orbital, that's why it is named as anti-aromatic compound. And the aromatic compound are diamagnetic because there is no unpaired electron, no free electron that have the electron in the pair form, so that's why it is diamagnetic. But anti-aromatic compounds are the paramagnetic because it has the unpaired electron या free electron in their anti-bonding molecular orbital. Okay, we will see that orbital diagram. Next is the cyclopropyl free radical is anti-aromatic compound. This is exception. It don't have the 4n pi electron even though it is anti-aromatic compound. So next is that tabular form where we will see the electron, it is diamagnetic or paramagnetic. So this is conditions for the aromatic compound, 4n plus 2 pi odd electron, odd number of pair of electrons, so it is maybe 1 pair, 3 pair, 6 5 pair, 7 pair, like that. So you can see that all the electrons present in the pair form, there is no unpaired electron, so it is diamagnetic. And here this is the conditions for the 4n pi electrons, even number of pairs such as 2 pair, 4 pair, 6 pair, 8 pair, like that. So here you can see that one unpaired electron, so it is paramagnetic in nature because it has the unpaired electron. Here it is no unpaired electron, so it is diamagnetic. Okay, so this is the picture that will show the aromatic compound is diamagnetic and the anti-aromatic is paramagnetic. Okay, now here it is the example. Some example we will see here. This molecule is anti-aromatic because here molecule is planar, cyclic compound, also have the conjugation but only the 4n pi electron.
This is anti-aromatic because it has the 4n plus 2 pi electron. That means 6 n is equal to 1. It will be 4n plus 2 pi electron is equal to 6 electron. Here it is aromatic compound tropylium cation because it has the 6 electron, that is means 3 pair, and also have the planar system, cyclic system, and as well as in the conjugation. Here it is anti-aromatic because it has 8 electron, non-planar, top shape, non-aromatic. This is the non-aromatic because having the non-planar structure. So its actual structure is top shape, not this like plane I have shown here in the figure. So next example is, here you can see this is aromatic because having the conjugation, cyclic system, and 6 electron, that means 3 pair, follow the Huckel rule. Here also it is aromatic compound because there is a 5 pair of electron. It is non-aromatic because having the sp3 carbon atom, only one pi electron, one pair of pi electron, and also have the sp3 carbon atom, so it is non-aromatic. Next is the anti-aromatic because don't have any sp3 atom but having the 4 pi electron and cyclic as well as in conjugation, so it is anti-aromatic. This one is aromatic system. Why? Because having 2 pi electron and it has in conjugation having cyclic system, so and planar as well as, so it is aromatic. This is also aromatic because having the 3 pair of electron and cyclic as well as planar as well as in conjugation, so it is aromatic. Pyridine is aromatic compound, pyrrole is aromatic, furan is aromatic, all having the 3 pair of electron. Okay, and next is thiophene. It is aromatic, and cyclopropyl cation is aromatic having 1 pair electron and 2 electron. It is in planar system, conjugation as well as in cyclic, follow Huckel rule. It is aromatic compound. This is anti-aromatic because having 4 electron or 2 pair of electron, and rest of the conditions are same, cyclic, conjugation, and planar. Here it is anti-aromatic, it's an exception. This one is aromatic compound because having the 3 pair of electron, so it is aromatic compound. Okay, next example is, this is aromatic because having the 3 pair of electron, that on conjugation. This is the extended conjugation here. This is non-aromatic because having the sp3 carbon atom here at nitrogen, so it is non-aromatic. This is aromatic, 3 pair of electron. This is purine is aromatic, all the ring in the conjugation, planar as well as in having the 3 4 5 pair of 5 pair of electrons involving in conjugation, so it is aromatic, follow the Huckel rule. This is also an aromatic compound because having 3 pair of electron in conjugation, follow the Huckel rule. This is non-aromatic because having the sp3 carbon atom at the corners. Here you can see this is having the sp3 carbon atom, there is no conjugation, it is not planar, so it is non-aromatic compounds. Okay, again here you can see the some examples orbital picture. So cyclopropyl cation having no one pair electron, it is aromatic compound. Benzene ring having also, it is diamagnetic as well as it is aromatic compound. Here tropylium cation is also an aromatic compound, but cyclo-2-butene, it is anti-aromatic and as well as having the unpaired electron in anti-bonding molecular orbital, so it is paramagnetic. Okay, so this is very simple. If you understand the rules and follow the rules, then it will be very understandable for and very easy. So next is homoaromatic compound. What is that? Diatropic compound that contains one or more sp3 hybrid carbon is known as the homoaromatic compound, and the aromaticity of these compounds are known as the homoaromaticity compound. Homoaromaticity. Okay, so what is that? In diatropic compounds,
जहाँ पे एक या एक से अधिक sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो एरोमेटिसिटी जनरेट होता है उस sp3 होने के बावजूद उसको बोलते हैं होमो एरोमेटिसिटी। क्योंकि ये जो sp3 कार्बन एटम यहाँ पे दिख रहा है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्लेन दैट फॉलो द Haeckel rule and as well as the aromatic system, so it is homoaromatic compound. Okay, so next is the acidic hydrogen. What is it and from where we get the acidic hydrogen? So acidic hydrogen having the stable conjugate base, and conjugate base is stabilized by the charge dispersion or charge separation or charge distribution. ओके, सो यहाँ पे हम कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, वहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ से निकालेंगे जिसकी अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन सके, बेस जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और जो वहाँ पे चार्ज बना हुआ है उस चार्ज को हम उस मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स करके डिस्ट्रीब्यूट करके, या कोई और चार्ज है वहाँ से चार्ज का सेपरेशन करके उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारा जो कार्बन है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बोनिल ग्रुप लगे होने की वजह से यहाँ की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ का प्रेजेंट हाइड्रोजन हैविंग द एसिडिक नेचर, सो दिस इज द हैविंग द एसिडिक हाइड्रोजन। हियर दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक क्योंकि बोथ वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, एंड हियर नो एसिडिक हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। यहाँ पे जब हम CH3NO2 लेते हैं तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो यहाँ के तीनों हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। सो दीज 3 हाइड्रोजन हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। Okay, so next is the tautomeric effect. What is it? Tautomerism is the chemical phenomena in which single compound exists in two readily interconvertible structure that differ from one another in the relative position of alpha hydrogen. Tautomerism हम लोगों ने आइसोमेरिज्म वाले में देख लिया है, हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाइए थोड़ा देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है? ये केमिकल फेनोमेना होता है जो कि सिंगल कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, और वो कंपाउंड दो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रेडली बहुत जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कन्वर्जन कहाँ से होता है? एक पॉइंट से दूसरे अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है, तो उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। So tautomer differ from resonance. In resonance only delocalization of pi electron, whereas atomic nuclei are at fixed position in all the resonating structure. रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म से डिफरेंट होता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जबकि उसके सारे जो न्यूक्लियाई हैं, एटम्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सब क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उनका कोई भी मूवमेंट, कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। जबकि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? वहाँ पे एटम न्यूक्लियाई का खुद ब खुद डीलोकलाइजेशन होता है, उनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो सिंपली रेजोनेंस आर इमेजिनरी बट टॉटोमेरिज्म्स आर रियल। टॉटोमर्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, जबकि रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटो एसिटिक एस्टर का हमने लिया हुआ है जो कि CH3 CO CH2 CO CH3, यहाँ पे ये हमारा एसिटो ग्रुप है और ये हमारा एसिटिक ग्रुप है, और उसके बाद हमारा एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा कीटो फॉर्म में है। जैसे ही इस कार्बोनिल ग्रुप पे ले ले, चाहे इस कार्बोनिल ग्रुप पे कोई भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन उठ के जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन के बीच में, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये बनता है हमारा इनॉल फॉर्म इसका। अब ये इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज होता है, क्यों? ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का 6 मेंबर रिंग बनती है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, enol form. Okay, so the conversion of the keto to enol form is known as the enolization, and this is due to the acidic hydrogen. इस
एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है और इस कन्वर्जन को बोलते हैं इनोलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रोल जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन का होता है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन का, जो एग्जाम्पल में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बहुत, इसका कीटो फॉर्म कौन सा होगा, इसका इनॉल फॉर्म कौन सा होगा, तो ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म का कंडीशंस क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग विड्रॉइंग ग्रुप विच हैविंग द पाई इलेक्ट्रॉन टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच अल्फा कार्बन व्हेन आर sp3 hybridized and to this alpha carbon having at least the alpha hydrogen। मतलब क्या हुआ? ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप होता है और उस जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और वो उसके अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हो, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है टू द अल्फा कार्बन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। वो अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा पोजीशन पे जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उस अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक बनाता है और उसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से वहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन होता है। नेक्स्ट इज कीटो फॉर्म thermodynamically more stable than the enol form by the difference of bond energy 18 किलो कैलोरी पर मोल। कीटो फॉर्म क्या होता है हमारा? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। किस वजह से होता है? किससे? इनॉल फॉर्म से। और उनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना है? 18 किलो कैलोरी का। दैट इज़ इवन मच बिगर फॉर्म, बिगर वैल्यू। सो 18 किलो कैलोरी पर मोल का जो एनर्जी डिफरेंस है, बॉन्ड डिफरेंस है, वो कीटो से इनॉल फॉर्म के बीच का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बट इन सम स्ट्रक्चरल फैक्टर लाइक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस या फिर एरोमेटिसिटी, एसिडिक हाइड्रोजन स्टेबलाइज्ड बाय द इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल दैन द कीटो फॉर्म। कभी कभी कीटो फॉर्म क्या होता है? इनॉल फॉर्म से कम स्टेबल हो जाता है, वहाँ पे इनॉल फॉर्म डोमिनेट करता है। क्यों? कुछ स्ट्रक्चरल फेनोमेना वहाँ पे होता है कि या तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए या फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन कर ले, वहाँ पे रेजोनेंस लगने लगता है या फिर एसिडिक हाइड्रोजन स्टेबलाइज होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कीटो फॉर्म हमारा लेस स्टेबल होगा और इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। कौन कौन सा रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एसिडिक हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन फ्रॉम कीटो टू इनॉल फॉर्म इनोलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल फैक्टर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। को कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं अपने पास। कैसा स्ट्रक्चरल फैक्टर है वहाँ पे, हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें, किस टेम्परेचर पे हम करा रहे हैं, टेम्परेचर भी वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा वहाँ पे, तो सॉल्वेंट भी वहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट लगाता है। तो इस तरह से हम वहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन का इफेक्ट देख सकते हैं, किस कंडीशंस में कौन सा होता है, किस फैक्टर पे वो डिपेंड होता है। ओके, सो ये हमारा जीओसी का सेकेंड लास्ट, मान लीजिए अब जीओसी ख़त्म ही हो चला है, तो ये फैक्टर था। अभी 1-2 वीडियो और आएंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। ओके, तो आपका जो क्वेरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।